तो आर्ट एंड कल्चर में अपना जो एक लिस्ट थी। हम्म। अच्छा, हाँ। आपको लिस्ट लास्ट टाइम भी दिखा था। तो यहाँ पर इसमें पेंटिंग वाला पार्ट अपना हो गया था। प्लान होता था यहाँ पर परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसे चालू करता था अपना। इसको इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि अगर इसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करता है। इसमें स्पेशली जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, ये लगभग टोटल जितना टॉपिक है, ये जितना पूरा बनता है उसमें अकेले यही उतना आ जाता है और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसे सबसे लास्ट में देखेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ म्यूजिक अपना हो गया था। आज देख लेंगे इसमें डांस वाला पार्ट। तो इनमें जो डांसेस है, बेसिकली हमारे जो डांसेस का जो टॉपिक है उसे हम लगभग फोर्थ पार्ट में देख लेंगे। एक तो हम उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत दो स्लाइड है उसे देख लेंगे। इसके बाद जो हमारे डांसेस है उन्हें हम बेसिकली दो थीम में डिवाइडेड कर देते हैं, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस। और लास्ट में थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे इसमें। जब ये फोक डांसेस खत्म हो जाएगा तो आपको पॉसिबली 25, जैसे ही कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दे दिया गया। तो पहले तो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे देख लेते हैं। तो जो डांसेस हैं इनकी अगर आपको पर्पस भी है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्टिंग में अगर कोई सिस्टमेटिक बुक हो जिसने डांसेस के ऊपर कुछ बोला हो, तो वो हमारी जो आती है वो है नाट्य शास्त्र। मेन बुक यही है। जो कुछ भी हिस्ट्री हमारी शुरू होती है वो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई नॉलेज नहीं था। ये बुक कब की है? सेकेंड सेंचुरी एडी, सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास की बुक का है, आफ्टर डेथ। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे थोड़ा याद रखें आप। अब स्टार्टिंग में ये बोला जाता है, मतलब ये तो नाट्य शास्त्र की बात हो गई। तो ये नाट्य शास्त्र में ये बोला जाता है कि आखिर ये डांस होता क्या है। बोला कुछ नहीं है, बॉडी के मूवमेंट मीन्स गेस्चर हैं जिसके साथ आप बैकग्राउंड में आपने म्यूजिक दे रखा है और आप उस गेस्चर के साथ कुछ फीलिंग शो करते हो। फीलिंग मीन्स थ्रू हैंड गेस्चर और फिर फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। उसके थ्रू जो आप एक्सप्रेशन करते हैं वो होता है डांस। रिदम में थोड़ा फास्ट टेम्पो में हो जाए तो ये हो गया आपका डांस। लेकिन नाट्यशास्त्र तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में लिखी गई है, इससे पहले भी बहुत कुछ। तो वो अपना कौन सा आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में? हड़प्पा स्टोन एज वाले हैं, उस पीरियड को ले लेते हैं। तो बेसिकली जो डांस होते हैं, जो नाट्य शास्त्र बोलता है वो बोलता है कि जो डांसेस होते हैं वो टू टाइप के होंगे। एक, जैसे ये बोलो कि एक डांस जो है वो मेल के लिए है, दूसरा जो फीमेल के लिए है। उनके जो हार्मोनल एक्सप्रेशन है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो एक क्या है? तांडव, और दूसरा लास्ट। तांडव मीन्स जो एक टाइप के मेल एस्पेक्ट को शो कर रहा है, जो ज्यादा एनर्जेटिक है, जिसमें जो मूवमेंट है, जो रिदम की या गेस्चर की जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट और क्विक है। मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है। और लास्ट, लास्ट जो है वो एक टाइप के फेमन फीचर, आराम से ग्रेस है, ये जो एक्सप्रेशन है, अभिनय वगैरह है, उसको ज्यादा शो किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग से ही ये तांडव और लस का चलता रहेगा। लेकिन देखो कोई भी डांस जो होता है बहुत ही कम मिलेंगे, रेयरली। तो आपको केवल लास्ट को ज्यादा या एक ही हो, जनरली एक कभी नहीं होता, दोनों का हमेशा मिक्सअप मिलेगा आपको। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकल वाला देख लेंगे तो एक स्टोन एज में आपको मिल गए थे। यहाँ पर अगर कोई अपने लिए मतलब है तो वो है डांसिंग गर्ल का। इसे हम स्कल्पचर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये इस टाइप से राइट हैंड में जो बेंगल्स है, राइट में है, लेफ्ट में है, पीछे बन है इसका, ठीक है। ये आर्मलेट वगैरह है। राइट हैंड टिल्टेड है, लेफ्ट हैंड टिल्टेड है। तो ये जो है नेकलेस है, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? स्कल्पचर में। इसकी जो कैरेक्टर्स है उन्हें क्यों देखना है? क्योंकि उस टाइम पे जब हमें लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल 2007 के टाइम पर एक क्वेश्चन आया था नटराज के ऊपर। तो उन्होंने ये नटराज के ऊपर लिखना था आपको, तो अब उसमें लिखना क्या था? मतलब उन्होंने सीधा फीचर लिख दिए थे, तो आपको ये लिखना था कि राइट हैंड उठा हुआ है, लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड किस कंडीशन में है, लेफ्ट हैंड किस कंडीशन में है, फुट किस कंडीशन में है, ऊपर जो फायर की जो बॉल हुई है वो किस नंबर कितना है और किस स्टेज में है, क्या शो करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली अपना स्कल्पचर वाला पार्ट है, तो वहां पर देखेंगे बेसिकली।
लेकिन यहाँ पर पर्पज केवल बताने का कि जैसे एक हिस्टोरिकल में कि ये नाट्य शास्त्री नहीं है, उसके आगे पीछे भी बैकग्राउंड में रहा है। अब इतनी बहुत जो लंबी चौड़ी हिस्ट्री है उसे अपन को कोई मतलब होता नहीं है। मेन मुद्दा है जो कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता तो उससे छोड़ देते हैं, जो अपने लिए मतलब का है उसे देख लें। तो एक तो हड़प्पा की डांस करना पसंद ना याद है कि हाँ हड़प्पा में भी है डांसिंग का एक कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है। दूसरा जो साउथ इंडिया में आते हैं, यहाँ पर है जो तांडव, शिव का जो तांडव नृत्य है उसके ऊपर। ठीक। तो चोल चोल आर्किटेक्चर जो है, अगर कभी भी ये सिर्फ तांडव नृत्य का बोला जाए तो ये हमेशा चोल आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये जो स्कल्पचर बनी थी, इसको बनाने के पीछे जो जिनका ब्रेन था वो चोला ही थे। उससे पहले कभी नहीं थे। चोलाओं के बाद कॉपी भले ही की है, लेकिन ये पूरा का पूरा चोल स्कल्पचर का ही डिजाइन है। इस पर 4-5 बार क्वेश्चन एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं चोलों से लिंक करके। एमपीपीएससी ने भी पूछा था और यूपीपीएससी भी इस पे रिटन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इससे ज्यादा की हमें कोई जरूरत होती नहीं है। मेन मुद्दा आता है अपने जो डांस फॉर्म है उनसे। जैसे अभी आपको के दो हैं, क्लासिकल और फोक। मैंने आपको पिछले म्यूजिक वाले चैप्टर में भी बोला था कि हमारी एक सीधी सी सिंपल डेफिनेशन है कि हम क्लासिकल किसको मानते हैं और फोक किसको मानते हैं। तो पहला हमारी डेफिनेशन है कि क्लासिकल हम उसे मानेंगे जो एक टाइप से जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो है उसको फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कल एकदम अपने घर से गली कुन्ने से निकलता है और एक ड्रम को पीटते हुए बोलता है कि मैं एक टाइप का परफॉर्मेंस करता हूँ, ये हमारा एक क्लासिकल डांस है। तो ऐसे किसी को भी नहीं मानते हैं, उसकी पूरा पूरा एक लंबी गुरु शिष्य परंपरा रही हो। ओके। दूसरा कंडीशन है कि ये जो भी डांस हो, ये ऐसा नहीं कि कोई अगले 15-20 साल में एकदम बीच में आ गया रोड पर। इसकी लॉन्ग हिस्टोरिकल मीन्स इसकी काफी लंबी हिस्ट्री रही हो, इसका लिटरेचर हो, और ये अपनी मीन्स इसके पास काफी हिस्टोरिकल बेटर एक लंबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो। मीन्स इसकी पास हिस्ट्री काफी अच्छी हो, पास्ट हिस्ट्री काफी लंबे टाइम से और काफी अच्छी एक्सप्लेन हो, रिटेन हो। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे डांसेस जिन्हें नाट्य शास्त्र में जिनका डिस्क्रिप्शन है, तो मान लेते हैं कि जो 2000 से अभी तक चल रहा है, मीन्स वो काफी रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हम उन्हें क्लासिकल के अंदर डाल देते हैं। थर्ड, देयर इज पॉसिबल को वो डांसेस जो है वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट हो या ना हो, वो मुद्दा नहीं है। अगर वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस सपोज खत्म हो गए तो उन्हें रिवाइव कर दिया गया हो। बट ऐसा होना चाहिए कि वो यहाँ हो। कोई अगर किसी से बोल दिया जाए कि भाई ये डांस करना है तो कोई करने वाला हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई जैसे डर लैंग्वेज टाइप का है कि यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई ये वाला डांस करना है, किसी को नहीं पता किस टाइप से किया जाए। तो वो प्रेजेंट में लाइव हो, जिंदा होना चाहिए वो डांस, भले ही रिवाइव किया गया हो उसे। तो ये 3 बेसिक डेफिनेशन है जिसे हम बोल जिसके अंदर ही हम, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, चाहे क्लासिकल ड्रामा हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, तीनों के लिए सेम कंडीशन लगती है। ओके। तो क्लासिकल डांस जिसे मानेंगे, अब एक्चुअली अपने यहाँ अगर डांस ड्रामा इनके ऊपर कोई अथॉरिटी की बात की जाए तो बेसिकली 3 अथॉरिटी आ जाती है। एक तो है संगीत नाटक एकेडमी, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके बाद इंदिरा गांधी एक नेशनल एकेडमी वगैरह और है। तो इंदिरा गांधी जो नेशनल एकेडमी है, नेशनल एकेडमी, इसका तो ज्यादा कोई सुनता नहीं है क्योंकि वो एक टाइप से अलग ही काम कर रही है। तो मेनली आप मेन है संगीत नाटक एकेडमी। अब इसमें कभी कभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले हैं, इनका अपना परफॉर्म, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, तो इनका भी एक छोटा इशू है। लेकिन जब अभी तक जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो वो सीधा लिख के दे देता है संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग क्लासिकल डांसेस कितने हैं, कौन सा है जो क्लासिकल डांस नहीं है। तो यूपीएससी ने लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें सीधा सीधा संगीत नाटक, मतलब क्वेश्चन तो काफी आया लेकिन 3 to 4 टाइम्स उसने डायरेक्ट संगीत नाटक एकेडमी लिख के दिया है। क्यों दिया है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कई कुछ जगह लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से इनमें काउंटर है, इन्होंने नो कर दिया है, इन्होंने आर्ट का रखा है, इस टाइप से हर जगह चलेगा।
तो ये क्या कंडीशन है इसके लिए, वो मैंने तीनों बता दी है। क्लासिकल डांस होने के जो जो पिलर चाहिए बेसिक, वो ये था तीन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, वो थर्ड कंडीशन एक बार फिर से बता दीजिएगा, प्रेजेंट फंक्शन लाइफ वाला। हाँ, थर्ड कंडीशन ये है कि जो डांस फॉर्म है वो जिंदा होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने किसी से बोल दिया, सपोज एक अकरम, सपोज कोई एक्स वाई जेड के नाम से डांस फॉर्म है, मैंने अगर किसी से बोल दिया कि भाई ये डांस कर दो, तो कोई इंडिया में ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो वो डांस कर सके। उसे मीन्स लाइव होना चाहिए वो। भले ही सपोज वो आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, उसे किसी ने रिवाइव किया हो, बट वो कोई करने वाला होना चाहिए। मीन्स वो लाइव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे डेड लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो संस्कृत को ले लो, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि भाई डांस परफॉर्म करना, और पूरे इंडिया में मान के चलो कोई संस्कृत बोल, ये पाली को ले लो, पाली है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश को अगर ये प्राकृत लैंग्वेज है, उसका लिटरेचर है, लेकिन अगर मैं बोल दूं प्राकृत बोलने वाले ढूंढ के ले आओ, तो इंडिया में मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्राकृत डेड लैंग्वेज हो चुकी है अपने। अपभ्रंश के साथ भी वही इशू है, उसकी ड्राइव है लेकिन अपभ्रंश नहीं बोलते हैं। तो इस टाइप से जब भी कोई डांस फॉर्म हो, अगर उसका टर्म हम किसी को बोल दें कि भाई लेके आओ, तो उसको डांस करने वाले होने चाहिए। भले ही वो एक्सटिंक्ट हो गया हो, उसे किसी ने रिवाइव किया हो। ठीक है, ओके। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है, उसने 8 टाइप के डांस मीन्स टोटल 8 डांसों को क्लैरिफाई किए, मतलब क्लासिकल डांसेस की लिस्ट में रखा है। तो हम ये जो 8 है, इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें जो सबसे पहला हम जो जनरली पढ़ते हैं, वो है अपना भरतनाट्यम। ये देखो, आर्ट्स डांस बोला है मैंने, तो ये इनका जो हिस्ट्री की बात की जाए, तो ये सब के सब नाट्य शास्त्र में कहीं ना कहीं इनकी जो बैकग्राउंड है वो वहां पर है, रूट्स वहां है। तो ओल्डेस्ट जो सबसे डांस माना जाता है वो भरतनाट्यम है। ये समझ लो कि भारत है, भारत देश का नाम होता है तो भारत, और ये नाट्यम मतलब देसी नाच रहा है, तो सबसे ओल्डेस्ट यही होगा। ये इसका जो ओरिजिनेट है आज के टाइम पे, भरतनाट्यम का है जनरली तमिलनाडु में। तो वहां पर जिसे रिवाइव किया, वो भी 2 लेडी जो है, खासकर रुक्मिणी देवी अरुणडेल है। इन्होंने भी जब रिवाइव किया था, क्योंकि ये तो लगभग खत्म ही हो रखा था, तो जब इन्होंने रिवाइव किया था तो वो भी तमिलनाडु से थी। तो ये इसका मेन सेंटर जो है वो तमिलनाडु ही रहा है। इसके बारे में बोला ये जाता है कि स्टार्टिंग में क्या था कि ये साउथ इंडिया में टेम्पल्स बहुत रहे होंगे, तो वहां से जो देवदासी सिस्टम था उन्हें उससे लिंक कर दिया गया। तो देवदासी जो थी, उन्होंने इसे पूरा पूरा रिवाइव किया, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था, आप उन्हें और तो बाहर के कोई काम करने नहीं थे, तो उनका पूरा जो डे रूटीन है वो इसी परफॉर्मेंस में गया है। टेम्पल में जो परफॉर्मेंस करना है, एनुअल गैदरिंग है, सीजनल जो गैदरिंग रहती है, उसमें परफॉर्मेंस करनी है, तो उनकी पूरी लाइफ ही इसी डांस के ऊपर गई है, उसे इम्प्रूव करने में। ये काफी रिच किया। तो इसका ये बोल सकते हो कि इसकी जो रूट्स हैं वो देवदासी सिस्टम से ही है। इससे और भी जो डांस आएंगे, बहुत सारे डांस आएंगे साउथ के, वो ज्यादातर ये देवदासी सिस्टम से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आएंगे। यही सिलसिला है। अब जब ये डांस इतना लंबे टाइम से, मीन्स काफी लंबे टाइम से जब प्रैक्टिस किया जाएगा, जब ये पूरा पूरा रिच हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये डांस। सर, हाँ, देवदासी को थोड़ा बता दीजिए लोग को। देवदासी सिस्टम को एक बार बता दीजिए, नया वर्ड है ना लोग की। ओके, तो मैं पहले ये स्लाइड कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद इन्हें ये देवदासी बताता हूँ स्पेशली, क्योंकि बीच में ये लिंक हो जाएगा तो ये लिंकेज नहीं रहेगा शायद। तो देखिए मैं इसे बताता हूँ। तो ये जो सिस्टम है, मीन्स जो डांस का है, अब किसी टाइम, जब किसी टाइम मीन्स कोई भी परफॉर्मेंस हो, जब आप उस पर लंबा टाइम तक काम करते हो, तो आप क्या करते हो, उसको एक सिस्टमेटाइज करते हो। मीन्स आप ये करोगे कि भाई मैं जब एंट्री करूँ स्टेज पे डांस करने से पहले, तो मैं वो बत्ती जलाऊंगा, जो भी हमारे आराध्य देव हैं, जो भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी पूजा करूंगा। फिर जो सामने जो दर्शक हैं, उनका उनके वंदना करेंगे। मेरा मतलब समझ रहे, एक पूरा सिस्टम है कि आपकी स्टेज की एंट्री से लेके आपकी परफॉर्मेंस तक कैसे सिस्टम चलोगे, आप पहले क्या करेंगे, फिर क्या। मीन्स स्टार्टिंग जनरली हम दीप प्रज्वलन से चलते हैं, तो ये जो दीप प्रज्वलन है, मीन्स वो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट आ गया। तो जैसे ही वो सिंगर या डांस वाली जैसे डांस करना शुरू करेगी, तो वो क्या करेगी, दीप प्रज्वलन के बाद अपने जो गॉड जिन्हें भी मानते हैं उनकी वंदना करेंगे, फिर वो अपने गुरु की करेंगे, फिर सामने वाले दर्शकों की करेंगे।
इसके बाद फिर वो रिदम में थोड़ा डांस करना शुरू करेंगे। वो ट्रेन की तरह ही है, एकदम स्पीड 120 150 नहीं पकड़ेंगे। पहले वो 20 30 की स्पीड में ही चलेंगे काफी 10 15 मिनट। आई मीन जो डांस फॉर्म है उनका एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन कर रखा है कि किसके बाद क्या करेंगे। तो जनरली जो अल्लाह रिपू है, अब इसे याद रख लो कि ये अल्लाह है। अल्लाह मतलब क्या हो गया, गॉड हो गया। तो स्टार्टिंग में जब आते हैं तो ये भगवान का ही वंदना करते हैं, दीप प्रज्वलन करके। बकाया कि इतना डिटेल के देखने की जरूरत नहीं है, शब्दों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना कोई पूछने वाला नहीं है। इवन जिनके सब्जेक्ट है यूजीसी नेट वाले वो भी इन चीजों को नहीं पूछते। बट जितना देख देख सकते हो कि अल्लाह रितु है वो स्टार्टिंग का है, और लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, लगभग 24 45 मिनट की परफॉर्मेंस होगी। टाइम आउट हो गया है, मैं दोबारा से करता हूँ। आपको आवाज आ रही है? Yes, अभी sir. 24 मिनट ही हुआ है सर, अच्छा, ठीक है। मैसेज एक्चुअली आया था। चलेगा वो। ठीक, ओके। जब चला जाए तो 10 बता मिनट और देना। चलेगी। ठीक है। तो इसके बाद ये चलता रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा, ये समझ लो कि इनका जो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट होगा, जिसमें ये हम ऐसे ही है कि बच्चा जो है ना स्टार्टिंग में लास्ट में जा करके ना जब उसका काम नहीं बनता तो वो दर्द चिल्लाता है। तो एक्चुअली पर्पज ये है कि थोड़ा याद आसानी से रह जाए। तो लास्ट जो इनका कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं चिल्लाना। तो आपको बस अल्लाह याद रख लो और यहाँ पर चिल्लाना याद रख लो, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब वो है क्योंकि इसका जरूरत मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता है, कितना भी याद रख लो, इतनी सारी स्टेजेस होती हैं और लास्ट तक वो सब दिमाग से फिरोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं आपको कि ये देवदासी सिस्टम क्या है। साउथ इंडिया में क्या हुआ है कि जो टेम्पल्स थे, अब अपने जो नॉर्थ में टेम्पल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इन्होंने साउथ में क्या, जब रॉयल पैट्रोनेज मिला, राजाओं का सपोर्ट मिला, तो इन्होंने टेम्पल, बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाना स्टार्ट किया। टेम्पल आर्किटेक्चर में इनकी डिटेल अपनी पढ़ लेंगे। अब जो बड़े टेम्पल है वो काफी बड़े हैं, मीन्स जैसा समझ लो जैसे अपनी कॉलोनी जो होती है, एक कॉलोनी के बराबर उनके टेम्पल्स हैं। तो वो टेम्पल्स जो बनाते थे वो केवल इसलिए नहीं बनाते थे कि वो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया या भगवान की पूजने का। टेम्पल उनकी इकोनॉमी या टेम्पल इकोनॉमिक सेंटर भी थे। दूसरा टेम्पल उनकी बोल सकते हो कि जैसे लोगों ने लिटरेचर लिखा कि भाई वो उनका जो वर्चस्व है वो दूसरों तक पहुंचे, उन्होंने क्या किया वो उसका नॉलेज पहुंचे। तो टेम्पल जिसने जितना बड़ा टेम्पल बनाया, पूरा लोगों का इकोनॉमिकल या रिलीजियस सोशियो रिलीजियस गैदरिंग का सेंटर टेम्पल है, तो अगर जितना बड़ा टेम्पल है वो राजा की जो प्रेस्टीज है वो उतनी ही ज्यादा है। मीन्स राजा अपनी प्रेस्टीज को, अपनी पावर को, इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए टेम्पल को उतना ज्यादा बड़ा करता था। तो इस टाइप से टेम्पल बहुत बड़े बड़े बनना शुरू होते हैं। अब बड़े टेम्पल के साथ इशू ये होता है कि उसको जो रखवाली है उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। खासकर उसमें जब हमारे जो भी आराध्य देव हैं, जब आप उन्हें रखोगे तो उनके साथ एक पुजारी से इतने बड़े मंदिर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है। जैसे यहाँ पर जो अपना मेन जो डाइटी है, जो भी मेन गॉड है उन्हें सेंटर में रखा। इसके बाद ये जो सराउंडिंग है इसमें भी गॉड वगैरह रखी है, जो भी है देवता देवी है उनके भी मूर्तियां हैं, फोटो है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ये भी बड़े कंपाउंड से घिरा है, ये गेट वगैरह है। तो इसका इतना बड़ा सिस्टम है कि एक आदमी से हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए इनके यहाँ एक नया सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि ये भगवान है, खासकर कौन मेल गॉड हो गए जैसे कि कृष्ण भगवान है। तो इनके साथ क्या कर दिया गया है कि भाई जो भक्ति मूवमेंट शुरू होगा तो उसमें जैसे जो मेल हो या फीमेल हो वो अपने आप को एज ए राधा बिलीव करके चलते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो वुमेन थी इनको यहाँ मंदिरों से जोड़ दिया गया। मीन्स जैसे कि लड़की है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसको उसको भगवान के साथ ही शादी कर दी गई। उसका पर्पज क्या हुआ है तो वो उसकी जिंदगी में और कभी दूसरे से किसी से शादी नहीं होगी, वो इस मंदिर का से शादी हो गई है। वो यही रहेगी, यही खाएगी और लास्ट में उसकी डेथ यही हो जाएगी। वो उस मंदिर से लिंक हो गई। तो देवदासी मतलब देव जो गॉड है उनकी दासी। ठीक है। तो अब ये सिस्टम क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो परंपरा शुरू हुई वो कभी खत्म ना खत्म होने वाली परंपरा शुरू हो गई। जैसे ही उसमें एक राजा मीन्स एक की डेथ होती है, पहले ही से वो 7 8 है,
7 to 8 है। अगर 1-2 खत्म हो गई तो फिर नए वहां उनकी जगह रिप्लेस हो गए। तो इस टाइप से वो सिस्टम कंटिन्यू चला रहा। बाद में इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, क्योंकि अब वहां पर फ्री है, तो जो पुजारी से रिलेटेड पुजारी ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया, या फिर जो रॉयल पैट्रोनेज कर रहे थे, तो राजा की साइड से जो लोग थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, तो बाद में ये काफी बदनाम हो गया। तो बदनाम होने की वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो बदनाम हुआ है, ये 2-3 जगह आएगा, ओडिसी में भी यही इशू आएगा। उससे ओडिसी वालों ने कैसे टैकल किया प्रॉब्लम को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देवदासी सिस्टम समझ में आया आपको थोड़ा? यस सर। तो अब यहाँ पर क्या कि जो लेडीज हैं, अब 7 to 8 है, इनका काम क्या रहा है? ये टेम्पल से ही है, मॉर्निंग से इवनिंग तक इनके पास काम क्या रहा है? एक तो मंदिर की सफाई करनी है, भगवान की पूजा करनी है, और रिमेनिंग पीरियड में क्या करना है, जो खाली बचा है डांस परफॉर्म, जो भी है डांस है या आर्ट है, उस पर ही काम करना होना है। तो वो धीरे धीरे सिस्टम काफी डेवलप होता गया। तो अब यहाँ पर क्योंकि अगर केवल लत से दिखाएंगे ये लोग, तो कहीं ना कहीं मोनोटोनस, जो भी डांस है वो मोनोटोनस हो जाएगा। तो लगभग पांडव और लत दोनों ही होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी डांस जो होता है वो आज के टाइम पर ना तो प्योरली लास्ट होता है और ना ही प्योरली पांडव होता है, वो दोनों का मिक्सअप ही रहेगा। अब एक टर्म और आता है कि इसे फायर डांस बोलते हैं। कि ऐसे मान के चलो कि इसमें जो डांस कर रहा होता है वो अपने आप को ऐसे फील करके चलता है कि ये दीपक जो है, उसकी जो बत्ती होती है जो जल रही है, तो वो जैसी विंड के साथ ब्लो होती है, हिलती डुलती है, तो जो डांसर है वो अपने आप को, मीन समझ लो तो म्यूजिक के साथ उसी टाइप से मूवमेंट कर रहा है। तो ये उससे अपने आप को रिजेम्बल करने का ट्राई करता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं फायर डांस। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक तो ओल्डेस्ट डांस है, दूसरा फायर डांस बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम है देवदासी सिस्टम से ओरिजिनेट है। और फोर्थ पिलर याद रखना है कि ये तमिलनाडु से है, आजकल स्पेशली तमिलनाडु में है। और यूपीएससी आपको पता है कि यूपीएससी जनरली पूछेगा तो या तो वो तमिलनाडु दे देता है या फिर सीधा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया करके देता है, क्योंकि पॉपुलर वहाँ है, लेकिन जरूरी नहीं कि दिल्ली वाले भी करते हैं। अब कोई भी डांस है, इसके साथ एक सिस्टम और है। जब भी डांस पढ़ो आप, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो डांस है उसे परफॉर्म करने वाले, मतलब अगर उस डांस को समझ रहा है बेटर, तो परफॉर्म करने वाला कोई सिंगल है या डबल है? क्या ये मेल है सभी के सभी, या फीमेल है, या मिक्सअप है इनका? इनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हिंदुस्तानी है या कार्नेटिक है? एक कहने का पर्पज इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप इसे रिटन में लिखोगे तो ये पॉइंट जो है वो आसान जाते हैं, और स्पेशली जब प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी टैकल हो जाते हैं, क्योंकि वो फीचर इसी टाइप से लिख देते हैं। इसके बाद इनका जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है, हेड गियर जो है, उसके मूवमेंट पे, जैसे कि जो ओल्ड सी होंगे वो यहाँ पर एक झंडा जैसा बना के चलते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम है, बट वो इस टाइप से एक लगा होगा किसके, ओल्ड सी वालों के। जबकि इनका जो हेड गियर है वो ये सराउंडिंग में गोल होता है और एक बन यहाँ पर होता है। तो इस टाइप से 2 बन बनाएंगे। रिमेनिंग जो ड्रेसेस हैं वो लगभग सबके कॉमन सी रहते हैं। जो नेकलेस वगैरह है, स्कल्पचर में भी पढ़ोगे तो हमेशा 2 टाइप के नेकलेस पहने जाते हैं, एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग नेकलेस। और ये जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क जो किया जाता है, ये लगभग ऑलमोस्ट सभी में मिल जाए। हैंड गेस्चर वगैरह है, फेशियल है, बस इतना रहेगा कि कोई फेशियल पे ज्यादा वर्क करता है, कुछ कम करते हैं। अब इनके जो है, अब ये है भरतनाट्यम। अब ये स्टार्टिंग जो हो रही है, तो ये क्या है, जैसी एंट्री हो रही है, जो मैंने आपसे बोला अल्लाह रिपू, ये स्टार्टिंग से देख ले। तो स्टार्टिंग जो वर्क है इनका वो है, जो भी आराध्य देव है, जिन्हें भी ये मान रहे हैं अपने गुरु है, अपने गॉड है, उनकी वंदना करना। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको याद रखना है ये डांस जो परफॉर्म कर रहा है वो मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है? तो जनरली लेडीज करेंगी और सिंगल, लेकिन डबल भी हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये याद रखना है कि बैकग्राउंड, देखो यहाँ जो परफॉर्म कर रहा है डांसर जो है, परफॉर्मर जो है, वो म्यूजिक नहीं दे रहा है। उनका पर्पस है केवल एक्सप्रेशन लेना। म्यूजिक के लिए बैकग्राउंड में म्यूजिशियन है, बैकग्राउंड में जो साउंड का मीन्स जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बोने बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो सब बैकग्राउंड से म्यूजिक दे रहे हैं।
अब यहाँ पर इसके साथ ये याद रखना कि जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है वो कौन सा है, वो हिंदुस्तानी है या कार्नेटिक है। तो आपको सीधा साउथ के है तो वो सभी में कार्नेटिक म्यूजिक चलेगा। एक लास्ट में है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो यहाँ पर नहीं है। जब मैं एक बार सिस्टमेटिक चीजें खत्म करूँ तो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट देनी होगी, जिससे इन्हें आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस हमें दिखाना नहीं है। पूरा जो पर्पज था अपना दिखाने का वो बेसिक पर्पज हो गया। यहाँ पर एक मुद्दा है फेशियल एक्सप्रेशन, आपको हैंड मूवमेंट है, आई मूवमेंट है। तो ये रहा अपना भरतनाट्यम। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके साथ इसमें एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर knees are mostly bent and weight is equally distributed across both the feet। अब ये कोई वो नहीं है कि ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं झुके, स्ट्रेट तो है नहीं कि हमेशा खड़े रहे। जब अपना नॉर्थ इंडिया में कथकली आए, वो कथक आएगा डांस, तो उसमें देखेंगे कि उन्हें इतना झुकना नहीं पड़ता है। जबकि ये जो साउथ इंडिया का जो अपना भरतनाट्यम है, इसमें बहुत बहुत ज्यादातर जो मूवमेंट है वो अपने घुटनों पे ही होता है। तो घुटनों में प्रेशर बहुत होता है, इस वजह से जो ओल्ड ओल्ड एज हो जाती है तो ये डांस ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। एक साथ और है, एक एक चल लस्यम स्टाइल। एक चल का मतलब क्या होता है कि एक ही चलेगा। ठीक है, अब इसका सेंस ये है कि ये इस डांस में बहुत सारे, एक्चुअली जब अदर डांस फॉर्म आएंगे तब आपको मिलेगा कि जैसे सपोज कृष्ण है और राधा है, उनके कोई रासलीला के ऊपर बनाया है, तो उसमें कुछ लोग कृष्ण बन जाएंगे, कुछ लोग राधा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भरतनाट्यम में क्या होगा, या कुछ और भी डांस है, उनमें क्या होगा कि एक ही है जो पहले कृष्ण की साइड से डांस करेगा, फिर बाद में राधा की साइड से डांस होगा। तो एक ही सिंगल एंटिटी, सिंगल जो डांसर है वही दोनों की साइड से डांस करेगा। ठीक है, इसमें कोई इशू आवाज आ रही है? नो इश्यूज। ओके, ठीक है। अब इस पे आप दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तीन क्वेश्चन है। पहला है ओरिजिन ऑफ दिस डांस फॉर्म कैन बी ट्रेस बैक टू टेम्पल डांस डांसर्स और देवदासी। ठीक है, ओके। इन्होंने ये बोला कि हम उसकी जो बैक है वो देवदासी सिस्टम से देख सकते हैं। तो अपना पहला तो भरतनाट्यम सीधा सीधा है, देवदासी से है। लेकिन एक्चुअली जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है उन्हें थोड़ा ज्यादा इतना ज्यादा परफॉर्मेंस मीन्स ज्यादा नॉलेज नहीं होता इसका। अदरवाइज ये जो मोहिनी अट्टम है ये भी देवदासी सिस्टम से टेम्पल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भरतनाट्यम भी जुड़ा हुआ है इससे। जब मोहिनी अट्टम पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। तो अभी अपना परफॉर्मेंस भरतनाट्यम से है, तो इसे देख लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आजकल कोई भी गली मोहल्ले से निकल आता है, 4 पेज प्रिंट करके बुक निकाल लेता है, तो इस टाइप के इशू रहते हैं। दूसरा है दिस डांस इज ऑफन रेफर एज फायर डांस। मैंने आपसे बोला था कि भरतनाट्यम को फायर डांस यूज करते हैं। इसमें इशू दोनों क्वेश्चन में रिप्लाई थोड़ा क्विक दे दिया था। नो सर। ठीक है, भरतनाट्यम डांस इज नोन एज एकाहर्य एकाचार्य, वो एक ही सेंस है उसका। विच इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होता है एकाचार्य एकाहर्य? बोला है इसमें कि जो वन डांसर टेक as many role in a single performance or dance tradition can be taught only based on guru से relationship। तो ये बोला एक आचार्य का जो अपने लिए सेंस है वो तो सीधा सीधा है। अपने लिए हमेशा से बोला कि वो एक ही होता है, कि वो एक ही सिंगल जो परफॉर्मर है वो दोनों साइड का करता है। अब इतने सेकंड सेंटेंस दीजिए कि इसका और क्या मतलब हो सकता है, कि बोला ये डांस ट्रेडिशन है जिसमें जिसमें केवल गुरु शिष्य रिलेशनशिप ही टॉट, मतलब टॉट होना चाहिए, मतलब ऐसे डांस फॉर्म जिसमें गुरु शिष्य रिलेशनशिप से ही बेस्ड हो। तो ठीक है, भरतनाट्यम होता है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर आप किसी और में जाओगे, कोई अदर डांस फॉर्म में, तो ये कोई इसेंशियल कंडीशन नहीं है। सेकंड बिल्कुल इसेंशियल नहीं है। मैन अपना कंडीशन जो है वो एक तरह का यही है कि एक ही डांस है, दोनों परफॉर्म करेगा। हो सकता है कोई भी फोक डांस में भी ऐसा हो सकता है, क्लासिकल में भी हो सकता है। ये कोई वो नहीं है। तो अपना जो मेन आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, वो ए आएगा। अब आता है अपना जो नेक्स्ट है वो है कुचिपुड़ी।
कोई टर्म समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल पूछ लेना। पहले इसको कुचिपुड़ी को समझने से पहले आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ लो तो ये काफी आसान आ जाता है। ये अपने जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक विलेज रहा करता होगा जिसका नाम था कुशीलवा। ओके, पंडितों का गांव था। तो ये लोग क्या करते थे कि अपना जो ग्रुप है, सपोज ये लगभग 10 से 12 लोग हैं, तो इनका पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठा होता था और ये किसी सेकंड विलेज में गए। वहां पर इन्होंने एक चौपाल जो होती है उस पर खड़े हुए और अपनी परफॉर्मेंस वहां पर की। जब ये परफॉर्मेंस करेंगे तो गांव वाले उनकी परफॉर्मेंस को एंटरटेन करेंगे और बदले में क्या देंगे, वो उन्हें जो भी दान दक्षिणा जो है वो उन्हें देंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद जब इस गांव से इनका काम हो गया तो फिर ये दूसरे विलेज जाएंगे, तीसरे विलेज जाएंगे। तो ये जो परफॉर्म कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, मेल कर रहे थे जो कि ग्रुप में थे। जब ये यहाँ पर आते थे तो अब ये यहाँ पर परफॉर्म क्या करते थे, ऐसे समझ लो कि 12 लोगों का बैच है, क्रिकेट की तरह है। पहले एक आएगा तो एक यहाँ पर कुछ डांस करेगा, कुछ गाएगा। तो उसका जो डांस जो म्यूजिक और डांस जो वो करके जाएगा, उसके पर्टिकुलर जो छोटा पार्ट है उसे बोलते हैं दारू। पीने वाले ही समझ लो, आसान जाएगा याद रखने में। वो अपना परफॉर्म देके आगे बढ़ जाएगा, मीन्स साइड में हट जाएगा और फिर दूसरा देगा। तो इस टाइप से जो दर्शक हैं, विलेज वाले हैं, वो 10-12 के म्यूजिक को इंटरटेन, डांस को इंटरटेन करेंगे और इसके बाद दान दक्षिणा देकर कि उस दिन की नाइट तक। तो ये जो है डांस कहाँ से शुरू हुआ है, ये कुशीलवापुरी, ये जो डांस था, कुशीलवा जो विलेज था उससे शुरू हुआ। करने वाले थे मेल और ये ग्रुप डांस था। दूसरा, आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा डांस है उसका जो छोटा पार्ट है, मीन्स सपोज ये डांस इतना बड़ा है और उसका जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं दारू। स्मॉल जो कंपोजिशन है इसके डांस और सॉन्ग के, आप वैसे भी समझ सकते हो कि जब आदमी दारू पी लेता है तो इसके बाद उसके मुंह से वो डांस ही करता है, सभी खड़ा तो स्ट्रेट रहता नहीं है, तो गाने से भी म्यूजिक निकाल देता है और डांस ही करता है, वो कुछ भी करेगा। ठीक है, तो एक तो दारू याद रख लेना, दूसरा इसका कुशीलवा से और तीसरा आंध्रा से स्टोरी। अब ये स्टोरी जो है वो ओरिजिनल है और इसके साथ आपको क्या समझने में आसान हो गई कि पहला तो ये मेलों से मेल करते थे, दूसरा ग्रुप में करते थे, और थर्ड ये किस रीजन का है, आंध्रा का। और जब पंडित थे, जो करने वाले थे, जो ब्राह्मण थे, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड होंगे, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी पूरी रिलीजियस परफॉर्मेंस है। मीन्स उस टाइम पे जब वैष्णव जो शक्तिज्म और वैष्णवाइट जो थे, विष्णु के उपासक जो थे साउथ इंडिया में, तो वो भागवत धर्म को जो मानने वाले थे वो मैनली थे इसमें। अब आंध्रा में पड़ता है हैदराबाद। तो जब मेडिवल इंडिया आया, मेडिवल टाइम पे जब पीरियड में वहां पर ये नवाब वगैरह शुरू होते हैं, तो इस्लामिक जो रूलर थे उन्होंने इन्हें सपोर्ट तो देना छोड़ो, उल्टा इन्हें ये दबाना शुरू कर दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसका जो डांस फॉर्म जो था उसमें जो रिलीजियस थीम थी वो लगभग घटने लगी और लास्ट में वो लगभग खत्म सी हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने उसको एज ए श्रृंगार रस, मतलब जो कोर्ट कोर्ट जो डांसिंग है, जो रिलीजियस गैदरिंग थी उसको उन्होंने कोर्ट का डांस परफॉर्मेंस वाला काम शुरू कर दिया। मतलब श्रृंगार रस वाला है ये, इस टाइप का पूरा कर दिया। नॉर्मल है, लोग एंटरटेन करने शुरू कर दिया। बट बाद में जब निजाम खत्म होते हैं तो फिर इसमें कुछ लोग और आते हैं जो इसको फिर दोबारा से रिवाइव करते हैं। तो मेजोरिटी जो क्लासिकल डांसेस हैं इनको रिवाइव किए गए हैं। तो बाद में फिर यहाँ पर वैष्णविज्म जो उसका मैंने इन्फ्लुएंस आता है और ये कर आ जाता है रिवाइव करके। लेकिन रिवाइव करने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो क्या हुआ कि जो पहले मेल करते थे, यहाँ पर श्रृंगार रस जब मिडिवल टाइम पे है तो यहाँ पर वुमेन की एंट्री हो गई और यहाँ पर वुमेन भी कर रही थी, मेनली यही कर रही थी, या फिर ये मिक्सअप में चल रहा था मेल फीमेल के। लेकिन मॉडर्न टाइम पे इसमें पूरी की पूरी फीमेल है। यहाँ पर लगभग कोई भी मेल नहीं मिलेगा कुचिपुड़ी करने वाले में। और जैसा मैंने बोला कि तांडव और लक्ष्य दोनों का तो मिक्सअप रहने वाला है इसमें, इस पे तो नो डाउट कोई बात नहीं है। तो आपको ये टर्म याद रहना है, ये एक है आंध्रा है, दूसरा कुशीलवा, तीसरा दारू है और चौथा है भागवत। ठीक है, ये श्रृंगार रस हो गया। हेड ड्रेसेस में जैसे मैंने बोला इसमें माइनर जो चेंजेस हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो और फिर अपना इतना वो ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। अब कुचिपुड़ी पे कुछ
इसके स्पेसिफिक जैसे जो म्यूजिक है, जैसे मैंने आपको भरतनाट्यम में बोला था कि जो बड़ा म्यूजिक होता है, मीन्स टोटल जो म्यूजिक होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं। अल्लाह रिपू स्टार्टिंग में था और लास्ट पे तिल्लाना था। मीन्स इन्होंने जब कोई म्यूजिक ज्यादा डेवलप होता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड कर दिए जाते हैं। तो उसी टाइप से हम कुचिपुड़ी को भी डिवाइड करेंगे। तो होता क्या है कि जनरली जैसे मैंने बोला म्यूजिक क्या होगा, कार्नेटिक होगा। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे मृदगम, मृदगम में जो है मृदगम, मृदगम नहीं, टर्न नहीं हो पा रही है। ये ढोल जो होता है अपना वही होता है। नॉर्थ में ढोल बोलते हैं, साउथ में मृदगम, और खोल वगैरह है वेस्ट बंगाल रेंज में उसे खोल बोलते हैं, और मणिपुरी में बोलते हैं उसे पंग। ठीक है, ये जो भी आपके पास अगर नोट्स हो तो उसे लिख लो। यहाँ पर उसे बोला जाएगा पंग, यहाँ पर है खोल, यहाँ पर है साउथ इंडिया जो है उसे बोलते हैं मृदंगम, मृदंगम, और नॉर्थ इंडिया में उसे क्या बोलते हैं, ढोल। ठीक है? इसको सेम इंस्ट्रूमेंट है, डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, उसको ज्यादा लेना देना नहीं है। बस बेसिकली यही चार टर्म यूज करे जाएंगे उसके लिए। रीजनल थोड़ा वेरिएशन होती है। ग्रुप परफॉर्मेंसेस में कोई इशू आपको नहीं है। अब मेन मुद्दा क्या है कि ये डांस बेसिकली तो ग्रुप परफॉर्मेंस है, तो लेडीज में भी 3-4 मिलके डांस करेंगे इसमें। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि सिंगल डांस भी करते हैं, और फिर कुछ इसके जो जैसे बोला ना वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, तो वैसे इसमें कुछ वेरिएशन है। तो जैसे डांस करेंगे तो उसी डांस में एक परफॉर्मेंस करते हैं कि जो मेढक है, फ्रॉग जो है, वो क्या क्या एक्सप्रेशन करना चाहता है, या फ्रॉग की जैसे पुष्प की अभिलाषा कभी पढ़ी होगी हिंदी में एक कहानी, वो पूरा चैप्टर है, कविता है। तो उस टाइप से है कि एक फ्रॉग के क्या एक्सप्रेशन है, तो उसको शो करना है, उसको बोलते हैं मंडूक शब्दम। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो किया जाता है, ये पूरे जो टोटल परफॉर्म है, अगर कोई सिंगल वूमेन कर रही है तो उसका कहीं एक छोटा पार्ट आएगा कुछ सेकंड का, मीन्स 1-1.5 मिनट का है। तो उसमें क्या आएगा, मंडूक शब्दम, मीन्स मेरा किया जो फ्रॉग है वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके एक्सप्रेशन है। दूसरा एक डांस इसी में से एक और इसका जो सब वेरिएशन है वो है तरंगम। तरंगम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। इसमें क्या होता है कि जो डांसर है वो जनरली हेड पे सिर पे कुछ रख लिया जाता है, क्योंकि आज जो मटका है उसे नहीं रखते, क्योंकि बाई चांस गिर गया तब फूट जाएगा, स्टेज बर्बाद हो जाएगी। तो वहां पर इस टाइप से पानी के लिए कोई भी बर्तन है उसे रख लिया जाता है। इसके बाद जो डांसर है यहाँ पर जो है वो एक ब्रास की प्लेट रखी जाती है, जो अपनी थाली होती है वही होती है बड़ी वाली। तो उसकी जो बाउंड्री है उस पर पैर रखते हैं, और पूरा का पूरा जो डांस है वो उसकी प्लेट की बाउंड्री पर होकर के ही डांस करते हैं। वो पूरा मूवमेंट करेगा लेकिन उसी मूवमेंट। ठीक है। और तीसरा जो है वो है जल चित्र नृत्य। इसमें ये जो डांसर है वो एक्चुअली एक बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, जो जिन्हें जैसे ये जो है एक स्लाइड होती है जिसमें पूरा कलर वगैरह भर रखा होता है। डांसर आएगा और इस स्लाइड के ऊपर डांस करेगा, और वो एक्चुअली वहां पर नाचते नाचते अपने पैरों से उस पर मार्क कर देगा। एक स्लाइड हट जाएगी, फिर साइड में दूसरी होगी तो वो दूसरे पे डांस करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे। तो इस टाइप से लास्ट में तीनों स्लाइडें दर्शकों को दिखा दी जाएंगी, जो भी है 3 या 4 है स्टेज की साइज के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से पैरों के थ्रू उनके जो चित्र है, पेंटिंग है वो बनाई जाती है। इसे बोलते हैं जल चित्र नृत्य। ये आपको तीनों समझ में आ गए, मुंडक शब्दम, तरंगम और जल चित्र नृत्य। इसमें कोई इशू है आप लोगों को? तो कुछ ही पूरी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब तीसरा अपना जो है वो है कथकली। कथक, देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। कथक जो डांस है वो है नॉर्थ इंडिया का, और कथकली जो है वो है यहाँ पर जो अली जोड़ रखा है। अली मतलब जिससे अल्लाह से जुड़ जाता है, मतलब कहा जो मुस्लिम स्टेट अगर बोला जाए तो आज के टाइम पे जो है अपने यहाँ वो है केरला। जम्मू कश्मीर में भी उनकी गवर्नमेंट है। मेरा कहना है मतलब रिलीजन से नहीं है, बट याद रखना थोड़ा आसानी होता है। तो जो कथकली है वो कहाँ का है, मेनली केरला का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका समझना जरूरी। तो स्टार्ट कैसे होता है, हमें किसी का नाम याद नहीं रखना है। यहाँ पर एक राजा था, इसके पास जो इसकी जो मीन्स आर्मी है, आर्मी का एक पूरा पूरा एक बैंड था, एक नौटंकी का बैंड था। और जब भी कोई इनकी सेरेमनी होती थी तो वो उसे परफॉर्म करते थे। एक दूसरा राजा था, इनका वही
इशू था, मीन्स जो फैमिली गैदरिंग हो रही थी, तो इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम्हारा जो डांस बैंड है जो रामअट्टम करता है, तो आप एक काम करिए कि उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मेरे यहाँ सोशल गैदरिंग हो रही है, मुझे रिक्वायर है इस टाइप के डांस उस टाइम पे परफॉर्मेंस की। तो पहला राजा बोल देता कि अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपना बैंड खुद बनाओ, मेरे यहाँ के लोग फालतू नहीं है। तो यह जो राजा होता है इसे बहुत बुरा लग जाता है, तो फिर ये मतलब बोलते हैं बदला लेंगे, कसम खा लेते हैं कि हम बदला लेंगे और हम इससे भी अच्छा डांस परफॉर्म ग्रुप बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये पहले राजा भी का भी जो डांस परफॉर्म ग्रुप था, ये कौन था, इनकी जो आर्मी की जो मिलिटिया थी उसी के लोग थे, मतलब सैनिक ही थे। तो ये भी क्या करते हैं, जो सेकंड है, ये भी अपनी आर्मी में जो बैंड नहीं बजाते थे पहले, ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जो भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग इकट्ठे हो जाएं। तो उस टाइम पे एक जो रामअट्टम और कृष्णअट्टम, इनका क्या था, रामअट्टम, तो इन्होंने भी क्या किया कि रामअट्टम ले लिया। उसी टाइम पे एक और चल रहा था उसी टाइम पे कुड़ियट्टम चल रहा था, कुड़ियट्टम। तो रामअट्टम और कुड़ियट्टम, तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, रामअट्टम कुड़ियट्टम मिला लिया, कुछ अपने कंपोनेंट डाले, तो इस टाइप से एक नया डांस मिला दिया, बना दिया और उसे बोल दिया कृष्णाअट्टम। बस हमें इतने से कोई ज्यादा फिलोसॉफी से याद नहीं रखना, बस बेसिक थीम समझ लेना हमें। बाद में ये जो कृष्ण अप्तम है, अब ये कौन थे करने वाले, आर्मी के लोग थे। आर्मी मतलब मार्शल आर्ट। तो ये जो डांस होगा इसमें बहुत फास्ट टेम्पो होगा, पूरा मेल डोमिनेंट होगा और मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा शो होगी। अब आगे चलेंगे तो क्या होगा, ये जो कृष्ण अष्टम है बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो इसको फिर जब दोबारा से रिवाइव किया जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इनके जो रामअट्टम के कैरेक्टर होंगे, कृष्णाष्टम होगा और कुड़ियट्टम होगा, इसके साथ अदर फॉर्म्स होंगे, तो ये मिल करके एक जो घालमेल बन के जो नया डांस फॉर्म निकलेगा उसे बोलेंगे कथकली। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको एक तो याद रखिएगा कि ये जो कुड़ियट्टम है ये भी बहुत पुराना डांस है और कहाँ का है, केरल रीजन का है, साउथ वाले रीजन का है। रामअट्टम और कृष्णाष्टम भी वहीं के है। रामअट्टम समझ लो जैसे अपने यहाँ रामलीला और कृष्ण लीला होती है, वही रामअट्टम और कृष्णाष्टम होता है। कथा का ये एक मतलब है वो स्टोरी, और कली का मतलब ड्रामा होता है, वो अपने लिए कोई जगह परफॉर्म है। अब जैसे मैंने दूसरा बताया था कि ये पूरा पूरा मेल डोमिनेंट है, ज्यादातर इसे मेल ही करेंगे, फीमेल करती ही नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि इसके लिए जो डांस करते हैं ना, कभी इसके वीडियो बैकग्राउंड में मैं दे दूंगा, इसमें ये जो डांसर है वो यहाँ पर डांस करने से पहले कम से कम 10 से 12 साल इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो जब वो चाइल्डहुड है, बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एक को 15 मिनट 20 मिनट या 40 मिनट परफॉर्म करना है, वो 40 मिनट परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसके जो आई है, उनके जो बॉल है, उसका मूवमेंट का बहुत एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हाथ पैर कम चलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होते हैं वो आईज के हैं, और ये जो दाढ़ी वगैरह है, मुंह का जो फेशियल मूवमेंट है उनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसका रिजल्ट ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है, फेशियल इजी नहीं होता है फेशियल मूवमेंट, तो इसके लिए इन्हें लगभग 10-12 साल पहले से बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो धीरे धीरे वो मसल्स जो है वो डेवलप होती है और उन पर कंट्रोल पड़ता है। तो ये जो है वो 2 दिन का काम नहीं है, इसकी वजह से इसमें। और दूसरा मैंने बोला ये मार्शल आर्ट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, फास्ट टेम्पो है, फास्ट मूवमेंट है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फीमेल कम है इसमें। तो ये गलत स्लाइड में डाल रखा है, इसे छोड़ दिएगा। ठीक है, फेशियल मेकअप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मिक्स डांस और ड्रामा, इसमें कोई सिंगल चीज नहीं है, दोनों की दोनों डांस और ड्रामा एक साथ है। मीन्स डांस में क्या होता है, जैसे अभी देखा पहले पिछले 2 डांस में देखा, तो वहां पर जो डांसर है वो केवल रोल प्ले कर रहा है, म्यूजिक बैकग्राउंड वाले दे रहा है। यहाँ पर वो डांस भी करेगा और फेशियल एक्सप्रेशन और ड्रामा, मीन्स जैसे प्लेटफॉर्म करेंगे, तलवारबाजी भी कर देते हैं, तो इस टाइप के डांस और ड्रामा दोनों है। शुरुआत कैसे करते हैं, गांव की ये चौपाल कुचिपुड़ी जैसे आते हैं, गांव की चौपाल पे आते हैं, बगल में एक दीप प्रज्वलन करते हैं, जैसे ये कर दिया। इसके बाद पीछे बैकग्राउंड में आते हैं, म्यूजिक जैसे ये देने वाले हैं, और इसके बाद यहाँ पर चौपाल पे परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। तो ये ओपन थिएटर होता, पूरा ओपन एयर में ही करते थे। कथकली में और जो इशू है वो है इनके फेशियल का।
जैसे मैंने बोला कि फेशियल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसी का पूरा मूवमेंट है। तो फेशियल में जो सबसे ज्यादा आता है वो तो है इनकी जो दाढ़ी है, उसको ये जो कॉटन है उससे बना दी जाती है। तो जो दाढ़ी का कलर है, व्हाइट जो दाढ़ी है, तो अगर आपने कलर देखोगे तो बहुत सारे कलर ये यूज करते हैं। बेसिकली जो 4 कलर है उनका यहाँ एक सेंस है और वो सेंस हमें याद रखना चाहिए। जैसे एक ग्रीन कलर कहीं भी यूज करेंगे, ये पर्पज क्या है कि जब ये डांस करेंगे तो अगर इन्हें कहीं रॉयल्टी शो करनी होगी तो जो फेशियल में जहाँ ग्रीन कलर होगा, जैसे सपोज उन्होंने आई या अपना जो माथा है उस पर ग्रीन कलर होता है, तो फिर वो माथे को मूव कराएंगे। तो जो शो करना होता है वही कलर जहाँ पर पेंटेड है उस जो जो अंग है उसको मूव ज्यादा करते हैं। जिस टाइप से यहाँ कलर का कलर का सेंस है और जो कलर है उनके मतलब होना चाहिए। जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन मतलब कोई खतरा नहीं है, तो ये क्या शो करेंगे, जैसे डेबिलिटी है, देवत्व है, मीन्स वो अच्छा है, अच्छा इंसान है, नोबलिटी है, नोबल वगैरह है। रेड जो है वो समझ लो रॉयल्टी, या तो रेड आर से याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो कि जो राजाशाही है वो आसानी से नहीं आती है, वो लोगों के खून पर टिकी होती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हमेशा खतरा होता है और एक राजा खड़ा होता है तो वो पुराने राजा को ही खत्म करके खड़ा होता है। तो ये जो रॉयल्टी है वो रेड कलर की होती है, हमेशा खून की प्यासी होती है। ब्लैक हमेशा काला जादू, मतलब हमेशा बुराई जो है, इविल है, बुराई है या कमजोरी को दिखाता है, कमजोरी या बुराई। और येलो है वो संत जो होते हैं उनको, सेंट उनको दिखाता है। ठीक है। व्हाइट है जो है, व्हाइट कलर कुछ भी है तो हमारे जो मॉन्क्स है, सन्यासी हैं, वो जनरली व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो जो व्हाइट है, ये सन्यासी है, मीन्स क्या है, वो समझदार है, कंसाइज है, या फिर समझ सकते हो कि जैसे जो ओल्ड एज में आते हैं तो उनके जो दाढ़ी मूछ है वो सफेद हो जाती है। तो अगर व्हाइट है तो वो क्या दिखाएंगे, वो एक टाइप का दैवत्व, डेबिनिटी और कॉन्शियसनेस, समझदारपन है, उसे शो करेंगे। जैसा मैंने बोला, आई ब्रो और आई का मूवमेंट बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है। फेशियल एक्सप्रेशन नवरस बोलते हैं, मीन्स 9 टाइप के मेनली फेशियल एक्सप्रेशन है तो उसको नवरस बोला जाता है। अब मेन मुद्दा आ जाता है इनका थीम। थीम क्या होगा तो नाम से ही सुनना है, रामायण या कृष्ण टाइप का पूरा चीज चलेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउथ इंडिया के होंगे, कार्नेटिक म्यूजिक होगा। इसका एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बैलेड ऑफ द ईस्ट, इसे पूर्व का बैलेड डांस बोला जाता है। अब इस पे है एक क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कथकली। कथकली से कंसिडर क्या है, द ओल्डेस्ट डांस फॉर दैट रिकॉग्नाइज एज ए क्लासिकल डांस इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट में तो हमने क्या पढ़ा था, भरतनाट्यम, लेकिन चलो कंसीडर कर लेते हैं एक बार, हो सकता है क्योंकि नाट्य शास्त्र में ये भी है और भरतनाट्यम भी नाट्य शास्त्र में। दूसरा कैरेक्टर, क्योंकि इसमें ओल्डेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो ये तो ओल्डेस्ट नहीं है, लेकिन इसके पार्ट में कौन सा है, रामाट्टम कृष्णाट्टम भी पुराने नहीं हो सकते, लेकिन इसमें कुड़ियाट्टम जो है वो बहुत पुराना डांस है, तो कुड़ियाट्टम की वजह से एक बार कंसीडर करके चले। द कैरेक्टर इन कथकली परफॉर्म आर ब्रॉडली डिवाइडेड, सात्विक, राजसिक और तामसिक टाइप। ये बात सही होगा कि इसमें हर टाइप के कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है और ये ग्रुप में किया जाता है, एक दो तो करेंगे नहीं। द बॉडी मूवमेंट स्टाइल इन कथकली आर बोरोड फ्रॉम मार्शल आर्ट ऑफ केरला। तो ये भी चाहिए, तो इसके 2 और 3 तो कंफर्म है, पहले पे कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर है ओनली वन, अच्छा ऑप्शन ये है, अलग है, सी और डी मिक्स है। तो इसका 2 और 3 है तो अपना एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ऑल हो सकता है, लेकिन ये ओल्डेस्ट बोल रखा है और अपन को पता है कि कथकली जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बाद में एक्चुअल में ड्राइव हुआ। उसका कुड़ियट्टम भले ही पुराना हो, लेकिन कुड़ियट्टम एक हिस्सा है, पार्ट है उसका, पूरा नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना, बी और सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आवाज आ रही है? ये सर। यस सर। अब इसके, अच्छा मेरी साइड से वॉइस एक्चुअली कम थी तो मुझे सुनाई नहीं दे रही क्या। इसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। इसकी बेसिक थीम समझ लो तो समझ में आ जाएगा। विष्णु भगवान ने मोहिनी की 2 बार अवतार लिया, मीन्स जो परफॉर्म किया वो 2 बार रूप रखा था। एक तो क्या है, जब वो समुद्र मंथन होता है और जो अमृत निकलता है तो दानव और देवताओं के बीच में जब झगड़ा होता है तब विष्णु भगवान मोहिनी का अवतार रख के आते हैं, रूप धर के आते हैं और उनके बीच में वो अमृत का बांटने वाला काम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि भस्मासुर होता है, भस्मासुर शंकर जी
की तपस्या करता है और वरदान मांग लेता है कि जिस पे पैर रख हाथ रख दूं और भस्म भस्म बोल दूं वो भस्म हो जाए। बाद में ये भाई शंकर जी के पीछे पड़ जाता है। स्टोरी आप सब लोगों को पहले से ही पता है। तो उस टाइम पे भी जब विष्णु भगवान को समझ में आता है कि इन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब ये खुद ही परेशान हो रखे हैं, तो वो फिर मोहिनी का अवतार रख के आते हैं और भस्मासुर के साथ डांस करते हैं। ये स्टोरी आपने पहले से सुन रखी होगी दोनों, ठीक है। तो Yes. ये जो मोहिनी का जो डांस है, ये इसी से बना है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी समझ में आ गया क्या है विष्णु। तो ये भी कहाँ पर है, केरला में ही है। और ये मोहिनी अट्टम जो अपना अभी कथकली है ना, उसमें ये मोहिनी अट्टम को भी थोड़ा कैरेक्टर डाल रखे हैं, तो ये भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है कि एक लेडीज है जो सुबह जाएगी टेम्पल में, सोलो डांस परफॉर्म करेगी, उनके साथ एक पंडित की पुजारी भी होता है, कोई बच्चा होता है जो छोटा सा एक नगाड़ा सा होता है, अपनी जो छोटी सी डपली होती है वो बीच में लकड़ी से बजाता रहता है साइड में। और ये डांस में वहां परफॉर्म करेंगे। भगवान जो है स्पेशली विष्णु होंगे, कृष्ण भगवान के मंदिर होंगे, और उनके सामने जो उनका गर्भगृह है उसकी जस्ट गेट के सामने वहां परफॉर्म किया जाएगा। गर्भगृह जो होता है, कोई टेम्पल जो होता है साउथ में, वो बड़े होते हैं। जो अपने ये अपना भी टेम्पल ले लो, ये पूरा बड़ा टेम्पल है, उसमें एक कमरा जो होता है जिसमें भगवान की स्थापना होती है, तो इसको बोला जाता है गर्भगृह, ठीक है। तो इसका जो गेट होता है, तो जनरली अपन इसके मंदिर के सामने पंडाल होती है, तो ये गेट के सामने यहाँ पर परफॉर्म की जाती है इस प्लेस पर। अब इसमें जो परफॉर्मेंस है, तो उसमें बेसिकली क्या है, पूरा पूरा मोहिनी कर रहे हैं, मतलब लास्ट डोमिनेंट होगी इसमें। जो तांडव है वो ऐसे समझ लो कि लास्ट से 95%, तांडव 5-10%, बट डोमिनेंट पूरा पूरा लास्ट ही है। फुटवर्क पूरा होगा इसमें, क्योंकि और करने का क्या है मंदिर में, ज्यादा तांडव जब कुछ है नहीं, तो लास्ट में क्या है, हैंड मूवमेंट और फुट मूवमेंट। और हाँ, स्पेसिफिक ये है कि ये जब सुबह डांस करेंगे तो पूरा पूरा व्हाइट कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, शायद है अगली बार करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो ओडिसी जो डांस है, इसकी जो स्टार्ट कहाँ से होती है, खरवेला से। बैकग्राउंड है वो यहीं से शुरू होता है। तो मैं जैसे बता रहा था कि सेकेंड सेंचुरी एडी में इस टाइम यहाँ पर जो खरवेला था वो काफी पॉपुलर था और ये जैन धर्म को मानने वाला था। इसकी पॉपुलैरिटी क्यों थी इतनी ज्यादा, ये हिस्ट्री का पार्ट है, मैं बस थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। कि आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में मौर्य वंश, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। कौन, मौर्य। मौर्यों से पहले जो एक वंश था वो था नंद वंश, जिसमें धनानंद जो लास्ट था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। ये नंद वंश का जो पहला रूलर था वो था उपरो परशुराम। ये जो उपरो परशुराम था, इसने ये उड़ीसा वाले रीजन पे अटैक किया था। उस टाइम पे भी यहाँ के जो फॉलोअर थे वो जैन थे। तो यहाँ से ये जो महावीर की मूर्ति है, भगवान महावीर थे, उनकी मूर्ति को लेकर के पाटलिपुत्र आ गए थे। तो ये जो जब आपका आराध्य देव जो है वही आपकी जगह से चला जाए, जब आप अपने आराध्य देव को ना बचा पाए, तो ये आपकी एक टाइप से बेइज्जती होती है। ये एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा लिया गया इस चीज को। तो हुआ क्या कि इस टाइप से उड़ीसा वाले हमेशा अपनी वो बेइज्जती, वो केवल राजा की नहीं होती है, वो पूरा पब्लिक अपने आप पर दिल पे लेके चलती है। तो खारपेला जब सेकंड सेंचुरी एडी में आया, आफ्टर डेथ बोल रहा हूँ, लगभग 300 साल बाद, 300 साढ़े 300 साल बाद, तो उस टाइम पे यहाँ मौर्य वंश खत्म हो जाता है और यहाँ पर आता है पुष्यमित शुंग। तो जो पुष्यमित शुंग है, ये खरबेला उस पर अटैक कर देता है और ये उसे प्रेशराइज करता है कि जो 350 साल पहले जो महावीर की मूर्ति लेके गए थे, जिनकी मूर्ति जो लेके गए थे, उसे वो बसा सम्मान वापस करें। तो इस वजह से खारवेला बहुत पॉपुलराइज हुई। फिर इन्होंने क्या किया, वहां पर दो पहाड़ी हैं, छोटी छोटी थी, तो एक को बोलते हैं उदयगिरी, दूसरे को बोलते हैं खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी जो थी, वहां पर जो जैन थे उनके लिए केव्स खोदी गई, केव्स बनाई। तो जो केव्स हैं उनमें रानी ने क्या किया था कि जो केव होती है तो उसके बाहर स्कल्पचर बनाते हैं, मीन्स मूर्ति वगैरह डिजाइन कर देते हैं। तो रानी थी, उन्होंने यहाँ पर एक हाथी गुम्फा
वो हाथी धीरे धीरे, क्योंकि उस गुफा जो केव बनाई थी उसके बाहर हाथी थे, तो हाथी गुफा उड़ी गया में धीरे धीरे वो गुम्फा हो गया था। तो हाथी गुम्फा केव है, उसके बाहर जो रानी ने बनाई थी उसमें बहुत ज्यादा स्कल्पचर डाले गए, बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए। तो ओडिसी डांस को जब रिवाइव करने की जरूरत पड़ी तो ये हाथी गुम्फा से जो ओल्ड स्कल्पचर थे उनकी उनको ले लिया गया और उनसे कॉपी किया गया कि हाँ कैसे ये डांस हो सकते हैं, किस टाइप से डांस किए गए होंगे। अब ये खरबेला की स्टोरी समझ में आ गई, उड़ीसा की समझ में आ गई, तो अब इसकी थोड़ा बेसिक देख लेंगे। जैसे नॉर्थ में, साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम था, वैसे ही यहाँ पर भी था उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो देवदासी थी, जो टेम्पल से भगवान जगन्नाथ, जो अपने भगवान जगन्नाथ थे उनके मंदिर से जो देवदासियां जुड़ी हुई थी, वो एक्चुअली इस डांस को परफॉर्म कर रही थी, वही काफी लंबे टाइम से कर रही हैं। तो इनको बोला जाता था महारिष। महा मतलब ग्रेट, आरिस वो जो टर्म जुड़ा है उसका मतलब होता है स्त्री, मीन्स इसका जो टर्म था वो था महान स्त्रियां जो भगवान जगन्नाथ की पूजा में लीन है। बाद में क्या हुआ कि जैसे साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम के साथ जो समस्या हुई वो महारिष के साथ भी समस्या हुई। दूसरा क्या हुआ कि जो राजा है वो इनसे बोलता था कि भाई एक काम करो, मैं तो मंदिर नहीं आऊंगा, तुम आओ और यहाँ पर जो राज दरबार है उसमें डांस परफॉर्म करो। तो क्योंकि अगर जो देवी है महारिष है वो भगवान जगन्नाथ से जुड़ी है, मतलब वो भगवान जगन्नाथ के लिए है, अगर वो राजा के लिए भी परफॉर्म करेंगी तो उनकी जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी। तो ये इंटीग्रिटी कम ना हो इसके लिए महाराज क्या करती थी, यहाँ पर जो राजा के सामने परफॉर्मेंस करना था वो बंद कर दिया, और इनके साथ दूसरा पहले से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इस टाइप से राजा ने अपने डांसिंग के लिए अलग से शुरू करना शुरू कर दिया, तो उन्हें एक राज डांसिंग की जो है रॉयल जो पैटर्नेज था वो डांसिंग सिस्टम अलग हो गया, और महारिष बाद में अलग हो गया। बाद में जब मैंने बोला जैसे देवदासी सिस्टम के साथ समस्या आई वैसी महारिष के साथ आई, तो ये सिस्टम समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम जो गलत सिस्टम था वो टेम्पल में एंट्री ना कर जाए, तो वहां के जो समझदार लोग थे इन्होंने बोला कि एक काम करो कि यहाँ से लेडीज को हटा के छोटे बच्चों को लेके आ जाओ। तो ये छोटे बच्चे को लिया और उन्हें कृष्ण की जो मिस राधा की ड्रेस पहनाई, और वो अब टेम्पल में डांस करेंगे। तो ये होंगे क्या, बॉय होंगे, लड़के होंगे, इन्होंने लड़कियों के कपड़े पहन के डांस कर रहे होंगे, तो इनको टर्म बोलते हैं गोटी पुआ। ये कहीं नहीं मिलेगा। ओडिसी डांसिंग के तीन चार जो बेस्ट कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर है। तो एक क्या आ जाता है, गोटी पुआ, ये क्या है, यंग बॉय। जब महारे सिस्टम खत्म हुआ तो या उसके साथ समस्याएं हुई तो इन्होंने गोटी पुआ को एंट्री दे दी और महारे सिस्टम को बंद कर दी, क्योंकि इससे थोड़ी बदनामी होती थी। अब इससे हुआ क्या, अब ये गोटी पुआ जो है ये लगभग सपोज 6 साल से मंदिर, 6 साल का बच्चा था, मंदिर में एंट्री की, और इसने लगभग 18-19 साल तक मंदिर में डांस परफॉर्म किया। तो इसके पास लगभग अगले 10-12 साल का तो एक्सपीरियंस है। 18 साल के बाद जब इसे वहां मंदिर से बाहर कर दिया गया तो इसने क्या किया, और तो कुछ काम कर नहीं सकता, जो सबसे अच्छा काम क्या कर सकते थे, ओडिसी डांस। तो बाद में इन्होंने टीचिंग करना शुरू की। तो इस टाइप से इस डांस के लिए जो गुरु थे, ओडिसी के लिए जो गुरुओं की थी वो कहीं समस्या कहीं आई नहीं। कहीं अदर, जहाँ अदर डांस जो थे क्लासिकल वो कहीं ना कहीं खत्म से हो गए, क्योंकि उनके लिए डांस करने वाले जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रीच हुई, रुक गई। इनके लिए कभी गुरुओं की कमी नहीं पड़ी, तो ओडिसी डांस हमेशा बढ़ता रहा, काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो ये गोटी बुआ का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। बस वही है, भरतनाट्यम जैसे जाएंगे त्रिभुवन। अब इसमें होता क्या है कि जब इसे और रिवाइव करने की बाद में चले कि भाई इसे और भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुद्दा है कि जब भी कोई डांस किया जाता है तो डांस में क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल डांस करते हैं तो दोनों हाथ में करते हैं, उड़ी उड़ी करके कुछ भी कर लेते हैं, दोनों हाथ कर लिए, एक पैर उठाया और पंजाबी डांस करने लगे। मीन्स आपको एक कोई ना कोई आपको एक गेस्चर लेना होता है। तो इनके पास जो पर्टिकुलर गेस्चर है, जिस टाइप का परफॉर्म करना है वो कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो खरबेला की स्टोरी सुनाई थी हाथी गुम्फा, वहां पर जो स्कल्पचर बनाए थे
तो इन्होंने बोला कि ये स्कल्पचर तो पुराने डांस के हैं, तो वो कैसे डांस कर रहे हैं जैसे ढोल बजाने के स्कल्पचर हैं, कोई कुछ उठाए हुए हैं। तो ये जैसे ढोल बजाने के स्कल्पचर है, जो अदर अदर स्कल्पचर है, तो डांस के बीच बीच में वो स्कल्पचर की जो पोज है उन्हें भी शो किए जाते हैं, इसलिए इस डांस को बोला जाता है मोबाइल स्कल्पचर। अब यहाँ पर एक त्रिभंग या त्रिखंड टर्म है, इसको समझ लेते हैं। इसको बताने के लिए ये जो खड़ा हुआ है बॉडी गोटी हुआ है, ये बिल्कुल सिंगल है, मतलब एक ही बॉडी है। ये जो लेडीज है इसकी क्या है, 3 हिस्से हैं। एक जो ये गेस्चर है इसका मूवमेंट है, सॉरी ये है ये पार्ट, दूसरा मूवमेंट जो है वो ये है, और तीसरा हेड जो है वो अगेन इस पार्ट में है। मीन्स आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट ना होकर के वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, 1 2 और 3। तो वो बॉडी जो है वो 3 खंडों में डिवाइडेड है, इसे बोलते हैं त्रिभंग या त्रिखंड। तो जब स्कल्पचर पढ़ोगे तब आपको पता आएगा कि ये जो बॉडी है वो स्ट्रेट ना देके उसमें मूवमेंट शो करने के लिए बहुत सारे जो स्कल्पचर है उन्हें त्रिभंग स्टाइल या त्रिखंड स्टाइल में शो किया जाता है। तो क्योंकि ये तो मोबाइल स्कल्पचर है तो इसके डांस में तो, और फिर वैसे भी कोई भी डांस ना स्ट्रेट नहीं होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं त्रिभंग त्रिखंड हो ही जाता है। तो ये रहा ओडिसी डांस का स्टोरी। अब जैसे मैंने बोला कि काफी पुराना तो है ही, इसमें इनके गुरुओं की काफी रोल रहा है, तो ये उतना लॉस नहीं हुआ इसका। तो ऑब्वियसली ये भी डांस भरतनाट्यम की तरह काफी सिस्टमैटिक होगा। तो ये भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग जब शुरू करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मंगलाचरण, मतलब मंगल काम करना जो सरकार है, वो चरण ये है वो स्टेज जहाँ से हम मंगल काम करना शुरू करते हैं। लास्ट में चलते रहेंगे तो जैसे बाटू नृत्य है, पल्लवी है, और लास्ट है तारे जम। तारे जम जो टर्म है इसे याद रख लेना, और जब भी आप ओडिसी डांस के कभी गाने सुनोगे तो पता पड़ेगा कि ये जब भी कोई डांस करेंगे उसमें तारे जम टर्म इतना हद से ज्यादा यूज करते हैं कि नॉर्मल पर्सन को भी याद हो जाता है कि ये ओडिसी डांस है। अब ओडिसी डांस के साथ जो स्पेसिफिक इशू है वो क्या है, आपने पूरा डांस देखा है, यहाँ जो उड़िया है ये उड़ीसा के एक्चुअली बोले तो आपको हिंदी भी उन्हें काफी अच्छी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यूजिक है वो कौन सा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। अभी तक आपने जो पढ़े हैं तमिलनाडु के, केरल के, इनका कच्ची कुचिपुड़ी, ये सभी की जो म्यूजिक है वो क्या है, कार्नेटिक, कार्नेटिक, ठीक है। जबकि ये कौन सा है, ये है हिंदुस्तानी म्यूजिक शो करता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, नॉर्थ इंडिया वाले होंगे, जैसे मंजीरा वगैरह, सिंबल वगैरह जो हैं, मंजीरा वगैरह वो है। अपने यहाँ के ढोल या पखराज वगैरह जो अपने यहाँ वही है। अब थीम की बात की जाए तो थीम का क्या इशू है, और भी किससे डांस इशू है, तो भगवान जगन्नाथ से, मतलब किससे है, विष्णु से, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। बाद में और उनके जो चलते रहेंगे तो उसी को फर्दर इम्प्रूव किया। इसका स्पेसिफिक ये है कि जैसे हेयर स्टाइल है, सिल्वर ज्वेलरी जैसे हेयर स्टाइल वगैरह है, ये स्पेसिफिक ओडिसी में ही मिलेगा। तो इसको देख लोगे, बका के मैंने जैसे बोला कि बका के मैंने ये है, ये जो है ब्रेसलेट वगैरह पहनेंगे, छोटा और नेकलेस होगा छोटा और लॉन्ग साइज के, ये ड्रेस जो भी वो हर जब उसे इम्प्रूव करते हैं तो स्पेसिफिक उसे मतलब बनाते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना नहीं है, बस एक स्पेसिफिक हेयर स्टाइल का जो कोई अलग था तो वो बता दिया। अब ओडिसी से एक्सरसाइज कर लेंगे और मुझे लगता है कि आप आगे पढ़ सकते हो, या यहाँ पर रुकना चाहिए हमें। मुझे शायद आवाज आवाज नहीं आ रही आपको, मेरी आवाज आ रही है आप लोग, ठीक है। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई एज क्लासिकल डांस टुडे इन इंडिया अर्लियर नोन एज ओड्रा मगधा। मैं ये जो बताना भूल गया वो ये था कि जो ओडिसी है, तो जो भरतनाट्यम है उसमें इस ओडिसी डांस को जो टर्म यूज किया गया है या जिस टाइप से डिस्क्रिप्शन किया गया है वो उसे ओड्रा के नाम से बोलते थे, ओड्रा मगधा, मगध, ठीक है ना। तो ओड्रा मगधा के नाम से उन्होंने ओडिसी का डिस्क्रिप्शन किया है।
तो इन्होंने सीधा टर्म पूछ रखा था कि जो ओड्रा मगधा है ये किस डांस से है, जो टेम्पल डांस है उससे टेम्पल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जो देवदासी सिस्टम से भी उसी से लिंक है। तो ये जो ओड्रा मगधा है ये कौन सा डांस है, तो आप सीरियस समझ रहे होंगे कि ये ओडिसी है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ आगे चल सकता हूँ इस स्लाइड पे कि इनफ है आज के लिए। दो ही बचा है ना सर? हाँ अभी है 6 चलिए 7 8 3 है। ठीक है सर, तो कल ही रखते हैं, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 3 है जी तो। ठीक।